अभी हम 2020 अक्टूबर नवंबर पेपर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 से स्टार्ट करें तो एमसीक्यूज का इसके बाद देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें है अ ग्लास बीकर हैज अ मास ऑफ 50 grams. A liquid of density 1.8 gram per centimeter cube is poured into the beaker until it reaches the 200 centimeter cubes mark. Calculate the total mass of the beaker and contents. तो आपको यहाँ पे टोटल मास फाइंड करना है और आपको मास ऑफ द बीकर गिवन है और इसके अलावा आपको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड भी गिवन है। तो हम इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से जो है ना इसको फाइंड करेंगे। ओके, देखो अभी जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें आपको ग्लास बीकर हैज अ मास, आपको मास ऑफ द बीकर गिवन है 50 grams, सही। अच्छा, आपको डेंसिटी ऑफ द लिक्विड गिवन है 1.8 grams पर सेंटीमीटर क्यूब और आपको वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड गिवन है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको टोटल मास फाइंड करना है और टोटल मास में हमें दो चीजों का मास ऐड करना होगा, मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द बीकर, ठीक है। मास ऑफ द लिक्विड हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम इन दो चीजों को यूज करेंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपके पास अगर लिक्विड की डेंसिटी यूज करें तो लिक्विड का मास और लिक्विड का वॉल्यूम इधर आ जाएगा। तो डेंसिटी की जगह हम 1.8 पुट करेंगे, मास ऑफ द लिक्विड हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम 200, सो मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 200। तो आपके पास हाँ 360 grams आ गया मास ऑफ द लिक्विड। अब टोटल मास के लिए आपने बीकर और लिक्विड के मास को ऐड कर दिया, सो 360 प्लस 50, इससे आपके पास फाइनल आंसर 410 grams आ गया। अब ये वर्किंग करने के बाद यहाँ पे मास के आगे आपने नंबर भी लिखना है और ये जो प्रॉपर यूनिट है ये भी लिखनी है, 410 grams, सही। जी, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप एक दफा क्वेश्चन पढ़ें दोबारा। चले, अब मैंने क्या नोट किया कि बीकर का मास कितना है, 50 ग्राम। जी, आगे पढ़े। सेंटीमीटर क्यूब इज poured into the beaker। लिक्विड की डेंसिटी आपको पता है, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। ये डेंसिटी का सिंबल है, रो कहते हैं इसको। और ये आगे E और N जी, N के आगे छोटा सा B क्यों, B का मतलब बीकर और L का मतलब लिक्विड, जो B जो बनाया ये ML मास ऑफ द लिक्विड प्लस MB मास ऑफ द बीकर, ठीक है। मास ऑफ द लिक्विड हमने निकाल लिया, 360 grams आ गया और मास ऑफ द बीकर हमें पहले से पता था, दोनों को ऐड करके टोटल मास मिल गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, मीटर रूल, रूल का मतलब है ये एक रूलर है, बार है, स्केल है, और मीटर रूल है, इसका मतलब है इसकी टोटल लेंथ 1 मीटर्स होगी।
अब उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे है, यानी एग्जैक्टली उसके मिड में है। सही, ऐसे ही होता है नॉर्मली। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब होता है, किसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास? द पॉइंट where all the mass of an object seems to act। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे ऑब्जेक्ट का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होके एक्ट करते हुए हमें नजर आता है। तो अगर हम इस पॉइंट को कोई सपोर्ट दे देना प्रॉपर, तो पूरा ऑब्जेक्ट उस पर बैलेंस हो जाता है। जैसे पिवट है, पिवट पे अगर हमें मीटर रूल को बैलेंस करना हो, तो अगर हम कहीं भी रखेंगे ना तो वो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अगर हम 50 सेंटीमीटर मार्क पे रखेंगे तो पूरा मीटर रूल बैलेंस हो जाएगा। इस वजह से कि वो सेंटर ऑफ मास जो है ना, सपोर्ट के जब अबव आ जाता है तो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। तो आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन। सही, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि the meter rule is placed on a pivot. The tip of the pivot is under the 80 centimeter mark on the rule. फिगर में आपको पिवट नजर आया? ठीक है, ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ है ना, ये पिवट है। पिवट को कहाँ रखा हुआ है? 80 सेंटीमीटर। जीरो कहाँ होगा? लेफ्ट पर। ठीक है ना, लेफ्ट से मेजर कर रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट है ये आपका जीरो हो गया। ठीक है, 50 सेंटीमीटर मार्क उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि सेंटर ऑफ मास है रूल का। फिर आगे फर्दर 30 सेंटीमीटर जाके टोटल 80 सेंटीमीटर पे पिवट को प्लेस किया हुआ है। सही है? अब ये बताएं कि ग्रेटर मास ऑफ द रूल लेफ्ट ऑफ द पिवट पे है या राइट ऑफ द पिवट पे है? पिवट के, यानी हमारे, हम सामने से देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट पर होगा। सही। अच्छा, अब क्या किया आपने? द बीकर विद इट्स कंटेंट्स, ये वही बीकर है, is then placed at different positions along the rule until the rule is balanced। अब इस बीकर को ना मुख्तलिफ जगहों पे रखकर देख रहे हैं। ठीक है, अगर बीकर ना रखा हो तो रूल किस तरफ रोटेट करेगा, टर्निंग इफेक्ट किस तरफ आएगा? लेफ्ट की तरफ से डाउनवर्ड आ जाएगा ना। तो कौन सा टर्निंग इफेक्ट इसमें आएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो आपको ये जो छोटा सा पोर्शन ऑफ द रूल है ना 20 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस करना होगा जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे, क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये मीटर रूल यहाँ पर हमारा पिवट है। ठीक है, इस तरह हमने मीटर रूल को प्लेस किया हुआ है। अगर हम इसे एम्प्टी ऐसे ही छोड़ दें तो ये बहुत जल्दी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो यहाँ पर है, तो इसका मास वहां पे एक्ट करेगा और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि क्लॉकवाइज इतना टर्निंग इफेक्ट आप प्रोड्यूस करें कि इसको बैलेंस करें, तो फिर आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्ट कौन सा प्लेस किया इन्होंने? बीकर। और बीकर को डिफरेंट पोजिशंस पे देखा, एक जगह ऐसी आई कि वहां पर आकर अंटिल द रूल इज बैलेंस्ड, रूल पूरा बैलेंस हो गया। अब इसके अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टर्निंग इफेक्ट्स नहीं है। फिगर 1.1 shows the arrangement with the rule balanced। ये फिगर जो शो कर रही है ये आपको बता रही है कि रूल इस तरह से बैलेंस हुआ है। अब बीकर की पोजीशन के बारे में आपको दो इंफॉर्मेशंस मिल रही है, वो क्या है? हाँ, यानी अगर हम जीरो मार्क से देखें तो बीकर इज स्टार्टिंग एट 84 सेंटीमीटर मार्क एंड बीकर इज एंडिंग एट 92 सेंटीमीटर मार्क। अब कह रहे हैं कि वन साइड ऑफ द बीकर इज एट 84 एंड द अदर साइड इज 92 सेंटीमीटर मार्क। कैलकुलेट द मास ऑफ द रूल। आपको कैलकुलेट करना है कि इस रूल का मास कितना है। जी, कैसे करेंगे? टर्निंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है?
मोमेंट ऑफ अ टॉर्क का नाम सुना है आपने? मोमेंट ऑफ अ टॉर्क, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये है कि व्हेन फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट, इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है? जब आप फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, टू द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, आप इसमें यहां से फोर्स अप्लाई, तो क्या ये फोर्स इसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी? इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देगी, है ना, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है। ये फ्लोर है जिस पे वो रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट। अब फर्ज करें आप यहां से एक फोर्स लगाते हैं, क्या होगा? अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यूं रोटेट कर जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अगर यहाँ से फोर्स लगाता हूँ तो ये यूं स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अगर यूं प्लेस्ड है और मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, अब इसके प्रोड्यूस होगा टर्निंग इफेक्ट, इस वजह से कि ये एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल, और मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में है। सही। दूसरी बात, इस ऑब्जेक्ट का भी एक सेंटर ऑफ मास है ना, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करेंगे तो भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, या तो ये ऊपर मूव करेगा, या अगर आप ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये नीचे मूव करेगा। लेकिन अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये उसी सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखें फोर्स होता है ये टर्निंग का फॉर्मूला कि आपने इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर हम अपने ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस पे कितनी तरह की फोर्स अप्लाई हो रही जी? हाँ, कौन कौन सी फोर्स है? एक तो इस पे ऊपर ना अप्लाई हो रहा है वेट ऑफ द रूल, है ना, रूल का एक अपना मास है और वो उसकी वजह से वेट ऑफ द रूल है, और वेट ऑफ द रूल डायरेक्टली डाउनवर्ड अप्लाई हो रहा होगा। किस जगह पे अप्लाई हो रहा होगा? बिल्कुल वहां पर अप्लाई होगा जहां सेंटर ऑफ मास ऑफ द रूल है, तो वो 50 सेंटीमीटर मार्क पे है ना। अच्छा, जिस पॉइंट के अराउंड हमने रूल को सपोर्ट दी हुई है और जिसके अराउंड ये रोटेट करेगा यानी पिवट, वहां से इसका डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। क्योंकि देखें ये हमारा 0 का मार्क है ना, ये 50 का मार्क है और ये 80 का मार्क है। अगर हमने 50 वाले मार्क और 80 वाले मार्क में डिस्टेंस निकालना है तो हम 80 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि दो तरह की फोर्सेस हैं। पहली फोर्स थी वेट ऑफ द रूल। वेट ऑफ द रूल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हमें मास ऑफ द रूल तो पता ही नहीं है, तो हम उसको सिंपली m ले लेते हैं, लेकिन हम जाहिर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? g से। w इज इक्वल टू एम जी होता है ना, वेट का फॉर्मूला होता है w इज इक्वल टू एम जी। अच्छा, अब अगर हमने इसका टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस देखना है तो जाहिर है इसका जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये पिवट के लेफ्ट पर है ना, तो ये यूं डाउनवर्ड जब आएगा तो रूल किस डायरेक्शन में घूमेगा? क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से।
फोर्स है वेट ऑफ द रूल जो कि mg से शो हो रहा है, और डिस्टेंस है उसका 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आप 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3 आंसर आ जाएगा। इससे आपको रूल का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अब जरा बीकर की तरफ आए। बीकर इस रूल को किस तरफ रोटेट करवाएगा? हाँ, तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसके लिए हमें फोर्स चाहिए और इसका डिस्टेंस चाहिए। अच्छा, फोर्स कितनी होगी यहाँ पर? वेट ऑफ द बीकर के इक्वल होगी, है ना। वेट ऑफ द बीकर किसके इक्वल होगा? मास ऑफ द बीकर मल्टीप्लाइड बाय जी। तो मास ऑफ द बीकर 410 ग्राम्स था। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.41 किलोग्राम्स। नहीं सॉरी, एक मिनट, इसमें एक मिस्टेक हो गई। हाँ ठीक है, बल्कि यही था, सही है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बीकर के अंदर लिक्विड और बीकर खुद दोनों शामिल है ना, तो हमें टोटल मास लेना पड़ेगा। अच्छा, अब इसका मतलब है कि आपका जो मास है वो है 0.41। इसको आप जी से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 9.81, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो पिवट से लेकर बीकर तक का डिस्टेंस हम कितना लेंगे? 80 माइनस 100, क्यों? 92 माइनस। अच्छा, अब 92 हमने क्यों सिलेक्ट किया, 84 क्यों नहीं कर लिया? नहीं, बीकर का टोटल वेट जो एक्ट कर रहा होगा वो उसके किसी एंड पे करेगा या कहाँ करेगा? नहीं, टोटल वेट हमेशा सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट में होता है रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो अब ये बताएं कि सेंटर ऑफ द बीकर पे कौन सा मार्क होगा? 88 होगा, गुड। इसको अगर हमने फाइंड करना हो ना, तो हमें ये करना चाहिए कि बीकर 92 पे एंड हो रहा है ना, उसमें से उसका स्टार्टिंग डिस्टेंस माइनस कर दें, तो हमें पता चलेगा कि टोटल बीकर की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अगर 8 सेंटीमीटर का आपको हाफ चाहिए तो आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पिवट से लेकर पिवट है 80 के मार्क तक, बीकर स्टार्ट हुआ 84 पे 4 सेंटीमीटर, प्लस सेंटर ऑफ द बीकर फर्दर 4 सेंटीमीटर अवे है। तो पिवट से लेकर सेंटर ऑफ द बीकर तक का जो डिस्टेंस बन गया वो कितना बन गया? अच्छा, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.08 मीटर बनेगा, क्योंकि हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। क्लॉक के लिए हम 0.08 मीटर्स का डिस्टेंस ले लेंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक इंस्ट्रक्शन में आपको और भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, चले, खैर। अब ये बताएं कि हमने दो तरह के मोमेंट्स लिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड हो जाता है ना, तो उस वक्त कंडीशन ये होती है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐड नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। ये चीज कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। सही। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि m मास इंटू जी 9.81 इंटू 0.3, और क्लॉकवाइज का मतलब है 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.41 इंटू 9.81 इंटू 0.3 इंटू 0.41 इंटू 9.81 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 इंटू
इंटू 0.08। अब यहाँ m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ द रूल को। यही आपको फाइंड करना है ना। तो आप m को एक तरफ रखें, बाकी सबको दूसरी तरफ मूव कर दें। तो ये यहाँ जाकर दोनों नंबर्स डिवाइड करेंगे, 9.81 इंटू 0.3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 9.81 तो 9.81 से कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू 0.41 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 0.3। देखिए क्या आंसर आ रहा है। जी 9.146 आ रहा है। ठीक है, दिखाइएगा। हमने, बल्कि मैं यही कर लेता हूँ, रुके। आपके पास था 0.04, ठीक है, यही था। किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? 0.04 नहीं था। हाँ, ऊपर एक और नंबर भी था ना, 0.41। 0.41 मल्टीप्लाई हो रहा था 0.0 से 0.8 से मल्टीप्लाई 0.08। ये आंसर आ गया। इसको हमें डिवाइड करना है 0.109, ये आ जाएगा केजीज में। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 0.11 ग्राम्स में शो करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 110 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा, या 109 ग्राम्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ द रूल जो है वो हम यहाँ पर जी 1.11 देखें, ये 9 है ना यहाँ पर, इस 9 को, हाँ, तो ये 0.11 ना मैंने, अब इस 10 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, चले अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द टोटल मास ऑफ अ व्हील बैरो एंड इट्स लोड इज 90 किलोग्राम। व्हील बैरो आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है। व्हील बैरो और इसके ऊपर जो लोड है, जो भी चीज इसके ऊपर लोड हुई हुई है, उसका टोटल मास 90 किलोग्राम है। A worker pushes the wheelbarrow and load up a plank of length 2 meters. अब देखें, ये plank की लेंथ आपको नजर आ रही है 2 meters है, on to a platform as shown in figure 2.1. The platform is at a height of 0.60 meters above the ground. The worker exerts a force of 290 Newton on the wheelbarrow in the direction in which the wheelbarrow moves. ठीक है, ये इसकी फोर्स है जो अपने हाथों से लगा रहा है और व्हील बैरो की मूवमेंट की डायरेक्शन में लगा रहा है, 290 न्यूटन की फोर्स। अच्छा, आपको क्या करना है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर केजी। जी की वैल्यू मैंने पहले 9.81 यूज कर ली थी, वो हम ए लेवल्स में कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम ना आपके कोर्स में 10 की वैल्यू यूज करेंगे। Calculate the gravitational potential energy gained by the wheelbarrow on its load and its load. अब आपको क्या फाइंड करना है? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सही, यहाँ से क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो गया। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब मैं तेज नहीं जा सकता ना। हाँ, वही सबको याद होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। m का मतलब g का मतलब 10 और h का मतलब हाइट। अब ये बताएं कि मास कितना है व्हील बैरो एंड द लोड, कितना मास है उनका? 90। हाँ, तो 90 kg को हम एज अ मास यूज करेंगे। g की वैल्यू है 10 न्यूटन पर kg और हाइट, हाँ 0.60 मीटर्स की हाइट इसने गेन की है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू किनके स्टैंडर्ड करने पड़ते हैं, सब सारी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज में है ऑलरेडी। मास का होता है किलोग्राम, वो किलोग्राम में ही है, हाइट मीटर्स में होनी चाहिए। तो आपके पास 540 न्यूटन is the value of gravitational potential energy gained by this wheelbarrow। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहे हैं the worker pushes the wheelbarrow 2 meters along the plank, calculate the work done on the wheelbarrow by the worker। अब हमें पार्ट बी में क्या फाइंड करना है? वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन ये हमें फाइंड करना है। वर्क डन होता किसके इक्वल है? फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। W इज इक्वल टू FS। D भी कहते हैं लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हम S कहते हैं नॉर्मली। डिस्टेंस। अच्छा, अब आप ये बताएं कि फोर्स उसने कितनी एक्सर्ट की थी वर्कर ने? नहीं, 290 न्यूटन है ना? और कितना डिस्टेंस उसने मूव किया था व्हील बैरो को लेकर? 2.0 मीटर्स। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली इस 290 की फोर्स को 2.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 580 जूल्स ऑफ वर्क डन आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू 580 जूल्स। यूनिट के साथ ये नंबर आप लिखेंगे। ओके, suggest one reason why the answer to part A2 यानी work done is not equal to the answer of part A1। जी, आपको ये बताना है, देखें वर्कर जब व्हील बैरो को लेके जा रहा है ना, तो जितना वो वर्क डन कर रहा है उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जानी चाहिए व्हील बैरो के अंदर, लेकिन वर्क डन हमारा 580 आ रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है? डिफरेंस है 40 का। इक्वल क्यों नहीं है? रीजन क्या है? वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन तो ज्यादा है, उसने वर्क डन ज्यादा किया, लेकिन वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ सारे का सारा? यानी हम जो एनर्जी लगाते हैं ना उसमें से कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है ना। तो जब व्हील बैरो चल रहा होगा ना तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस हुई है। ठीक है, और इसके अलावा भी रीजंस हैं। तो चूंकि इन्होंने कहा ना सजेस्ट वन रीजन व्हाई दिस हैपन, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट इन फ्रिक्शन, और इसी तरह से हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है, और भी वजह है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाती है। ओके, इन पार्ट बी यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्कर फाइंड्स दैट वॉकिंग अप द प्लैंक pushing the wheelbarrow is even more inefficient than answers in part A। What is state what is meant by efficiency? जी बताएं।
जी, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ, हाँ फॉर्मूला भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी, लेकिन इन्होंने स्टेट का है ना, स्टेट का मतलब होता है कि वर्ड्स में स्टेटमेंट लिखें ऑफ यूजफुल output energy to the applied input energy। ठीक है, और बाज़ वक़्त जिसको परसेंटेज में बताया जाता है तो हम आगे 100% भी लिख देते हैं। तो अब आपने टोटल इनपुट एनर्जी कितनी अप्लाई की और उसमें से आपकी यूजफुल फॉर्म में कितनी आउटपुट एनर्जी कन्वर्ट हुई, ये एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम होगी। ओके, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं सजेस्ट वन रीजन व्हाई दिस मेथड ऑफ लिफ्टिंग द लोड onto the platform is so inefficient। जी जी, a lot of energy। हाँ हाँ, नहीं स्लोप की वजह से तो हमारा काम आसान हो गया ना, वरना तो वो 90 kg को पूरा लिफ्ट करके 2 मीटर्स अबव लेके जाना पड़ता। स्लोप ने तो काम आसान कर दिया है। एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन इनएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं ना, आउटपुट पे आपको उतनी नहीं मिल रही, उसमें बहुत ज्यादा फर्क मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये डिफरेंस क्यों है इतना ज्यादा। इनएफिशिएंसी का मतलब ये है, इनएफिशिएंसी का ये मतलब नहीं कि आप कम एनर्जी लगा के काम कर लें। एफिशिएंट सिस्टम वो होता है कि जिसमें आप जितनी एनर्जी लगाए ना, आपको आउटपुट पे उसके पास पास एनर्जी मिल रही हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस तो फिर ये सिस्टम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर रीजन यही है कि एनर्जी ना लॉस्ट हो रही है बहुत ज्यादा। नहीं वो तो सही है, लेकिन मसला ये कि कैसे लॉस्ट हो रही है उसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उन्होंने कहा सजेस्ट वन रीजन, तो हम एक रीजन ये बता सकते हैं कि एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट अ लॉट। ठीक है, चलें। तो लॉस्ट होने की एक वजह यह भी है कि व्हील बैरो हैज टू बी लिफ्टेड बाय द वर्कर, और जो लिफ्टिंग वाला प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर एनर्जी लॉस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, figure 3.1 shows a hot water tank that contains two electric heaters X and Y। फिगर आपको नजर आ रही है 3.1, क्या क्या है इसके अंदर? हाँ, यानी एक आपका टैप है जहां से आप कोल्ड वाटर को इन करेंगे बॉटम से, फिर आपके पास दो हीटर्स लगे हुए हैं, एक बिल्कुल बॉटम पर है और दूसरा आपके आउटलेट के करीब है। हॉट वाटर आप यानी टॉप से आउट करवा रहे हैं, और ये पूरा जो सिस्टम है ये इंसुलेटेड है। ठीक है, ताकि जो हीटर्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में कम से कम लॉस्ट हो। Heater X is used during the daytime, but heater Y is only used at night when electricity is cheaper। तो अब ये भी एक इसके अंदर चीज है कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव होगी तो हम सिर्फ हीटर X यूज करेंगे, ताकि जो वाटर आउटलेट के करीब है ना वो हमें हॉट मिल रहा हो। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स कम होंगे तो हम दोनों हीटर्स यूज कर लेंगे। द टैंक इज फुल ऑफ कोल्ड वाटर एंड X इज switched on। The temperature of all the water above X increases very quickly, but the temperature of the water below X increases much more slowly। ठीक है, अच्छा अब ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी या हीट ट्रांसफर के कितने मेथड्स होते हैं? ये तो आप स्टेट चेंज के नाम बता रही हैं। एनर्जी या हीट ट्रांसफर कितने तरीकों से होती है, कौन कौन से हैं?
Light. नंबर 1 Light. कंडक्शन। कंडक्शन क्या होती है? हाँ, कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होती है और ये थ्रू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हीट ट्रांसफर होती है। ठीक। दूसरा मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होती है? Liquid. ये फ्लूइड्स में होता है। यहाँ क्या कि मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स रिप्लेसमेंट हो रही होती है यहाँ पर, और जब मॉलिक्यूल्स की रिप्लेसमेंट होती है तो कन्वेक्शन हो रही होती है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा ना पहले कन्वेक्शन का आपको बता देता हूँ, फिर सारा क्वेश्चन ना उसी से आंसर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर ये हीट वाले पोर्शन का क्वेश्चन है। टेम्परेचर नहीं, एनर्जी ट्रांसफर के नाम से नॉर्मली बुक्स में एक टॉपिक होता है। हाँ, स्टार्ट किया था। ओके, आपने हीट इसको ट्रांसफर करना शुरू की, तो अब क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, नियरर दिस हीट सप्लाई, दे विल गेट एनर्जी एंड दे विल गेट हीटेड अप। इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, ये जो हीटेड वाले हैं ना, ये एक्सपैंड होंगे। ठीक है, मैं इसको पूरा लिख देता हूं कि आपने इनको हीट अप किया तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इनका एनर्जी कंटेंट बढ़ गया। एनर्जी कंटेंट बढ़ने से इनमें एक्सपेंशन हुई। चीजें हीट अप होने के बाद एक्सपैंड होती है ना, एक्सपेंशन से क्या होता है, किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम का डेंसिटी असर होता है। हाँ, वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब ये क्या करेंगे, लेस डेंस चीज जो होती है ना, वो याद रखें हमेशा टॉप पर जाने की कोशिश करती है। वो हैवी, क्योंकि वो हल्की हो जाती है ना, तो वो हैवी मॉलिक्यूल्स के बिलो नहीं रह सकती। इट विल मूव एट द टॉप surface of the liquid. These molecules will be moving at the top surface of the liquid. और इनको आकर कौन रिप्लेस करेगा, हेवियर मॉलिक्यूल्स। सही है, ज्यादा डेंस मॉलिक्यूल्स, ज्यादा डेंस वो होंगे जो हीटेड अप नहीं होंगे, तो वो आकर इन लेस डेंस मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये चीज कन्वेक्शन साइकिल कहलाती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हीट गेन करते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, लेस डेंस हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, कूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेस एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आकर उनको रिप्लेस करते हैं। ये चीज क्या कहलाती है, कन्वेक्शन करंट या कन्वेक्शन का प्रोसेस ये होता है। अच्छा, थर्ड जो वे ऑफ ट्रांसफर है ना, वो रेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की फॉर्म में होती है, और इसके लिए आपको किसी मीडियम या मटेरियल की जरूरत नहीं होती, ये स्पेस से भी ट्रांसफर हो सकती है। जैसे सनशाइन है ना, सनलाइट है, वो हमारे लिए हीट को रेडिएशन के जरिए से ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो स्पेस से भी हो जाएगी और किसी मीडियम से भी हो जाएगी। ओके, अब जरा यहां देखें, क्वेश्चन ये था कि द टेम्परेचर ऑफ ऑल द वाटर अबव x इंक्रीजेस वेरी क्विकली। क्यों? क्योंकि हीटर x आपका वर्किंग कर रहा है। जो मॉलिक्यूल्स हीटर x के पास होंगे वो फौरन क्या एब्जॉर्ब करेंगे, और वो लेस डेंस हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है, भारी चीज नीचे आती है, तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। और इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीटर एक्स के ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आकर नीचे उनको रिप्लेस करेंगे। और ये जो रिप्लेसमेंट है, ये सिर्फ टॉप जो पोर्शन है ना इस पूरे सेटअप का, वहां पर हो रहा होगा। यानी यहाँ पर आपका
हीटर एक्स वर्किंग कर रहा है ना, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर आपका हीटर एक्स वर्किंग कर रहा है, तो ये वाला जो कन्वेक्शन करंट है ना, ये इसी पोर्शन में स्टैब्लिश होगा। हीटेड मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए और लाइट मॉलिक्यूल्स, हैवी मॉलिक्यूल्स ने आकर उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो ये सारा कन्वेक्शन करंट ऊपर ऊपर स्टैब्लिश होगा, नीचे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला हीटर अभी बंद है, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स उसी तरह कूल टेम्परेचर पे हैं, उनको एनर्जी नहीं मिल रही, उनकी डेंसिटी नहीं डिक्रीज हो रही कि वो ऊपर मूव करें और उनको जाके कोई रिप्लेस करे। सही है? तो टेम्परेचर ऑफ ऑल द वाटर अबव x increases very quickly, but the temperature of the water below x increases much more slowly. Explain the process that causes the water above x to increase in temperature. तो जरा अजान हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ना 3 मार्क्स का है। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स नियर एक्स एब्जॉर्ब एनर्जी, या एब्जॉर्ब या गेन कर लेते हैं, गेन हीट एनर्जी। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि देयर डेंसिटी डिक्रीजेस। अच्छा, डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होता है? एंड दे राइज। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ उठेंगे। और थर्ड पॉइंट, कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अबव विल रिप्लेस देम। ठीक है, तो ये हमने पूरे कन्वेक्शन को ही वो किया है एक्सप्लेन। ओके, सेकेंड पार्ट, heater wire remains switched off. Explain why the temperature of the water below heater X increases much more slowly than the temperature of the water above heater X. देखें, ये जो बिलो वाला पोर्शन है ना, यहां पर जो हीट ट्रांसफर होगी वो किस प्रोसेस से होगी? कंडक्शन से होगी। कन्वेक्शन नहीं होगा वहां पर, कंडक्शन होगी। यानी हीटेड मॉलिक्यूल्स अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे, वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को करेंगे। तो बिलो एक्स में आपके पास कंडक्शन हो रही होती है, कंडक्शन अकर्स। ठीक है, कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश नहीं होता, और ये प्रोसेस स्लो इसलिए होता है कि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। तो लिक्विड्स जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं, जबकि सॉलिड्स बड़ी अच्छी कंडक्शन करते हैं, क्योंकि कंडक्शन इस पे डिपेंड करती है कि आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस कितने क्लोजर टुगेदर हैं। तो सॉलिड्स के अंदर वो पहले ही बहुत क्लोज होते हैं, तो उनमें कंडक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, जबकि लिक्विड के अंदर कंडक्शन
नॉर्मली एक स्लो प्रोसेस होता है और वाटर बहुत ही स्लो होता है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट, द हॉट वाटर टैंक इज कवर्ड इन अ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल इज अ प्लास्टिक that contains a small pockets of trapped air. प्लास्टिक का बना हुआ इंसुलेटेड मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर हॉलो है बीच में से और उसमें हमने लार्ज पॉकेट्स ऑफ एयर फिल किए हुए हैं, एयर ट्रैप्ड है। एक्सप्लेन व्हाई दिस मटेरियल इज अ गुड इंसुलेटर। ये मटेरियल अच्छा इंसुलेटर क्यों है, ये हमें बताना है जी। सबसे पहली बात, दो चीजें यूज हो रही हैं, प्लास्टिक और एयर। हाँ, तो ये दोनों के बारे में है। पहली बात ये है कि एयर एंड प्लास्टिक हाँ, यानी आर वेरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, वो कंडक्ट ही नहीं करते नॉर्मली भी। ये जो प्लास्टिक होता है ना, ये इसलिए भी पुअर कंडक्टर होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। मेटल इसलिए भी अच्छी कंडक्टर्स होती है कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एयर जो है ना, वो इसलिए फिल इन की जाती है कि वो जो भी इसके बावजूद भी लॉस ना, वो अंदर ही ट्रैप रहे, और अगर कोई कन्वेक्शन करंट होगा तो वो दूसरी लेयर ऑफ प्लास्टिक से पहले पहले स्टैब्लिश हो जाए। को कम से कम लिखने होंगे ताकि आपको 2 मार्क्स की यहाँ पे आपकी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। The solid structure has a diagonal arrangement that the molecules are tightly packed. हाँ, पहली बात, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर molecular forces of only vibrate और मेन 2-3 बातें होती हैं। तो हाँ, shows a metal wearing a shoe to a high for अगर आप शू नजर आ रहा है और हीट अप किया जा रहा है नजर आ रहा है। मेटल